हाँ, नमस्कार मित्रों, गुरपत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास की कक्षाएं हमारी प्रारंभ हो गई हैं और परिचयात्मक जो क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास की, उसकी आज ये दूसरी कक्षा है। और पहली वाली कक्षा में हमने पढ़ा था मित्रों कि इतिहास शब्द क्या है, क्या उसकी परिभाषा है, किसका अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है, साहित्य क्या है और हिंदी क्या है। तो हमने तीनों शब्दों पर पृथक पृथक विस्तार पूर्वक चर्चा की है अपनी परिचयात्मक क्लास में। और हिंदी को ही लेकर के आज दूसरी कक्षा है ये। इसमें आज हम पढ़ेंगे मित्रों हिंदी भाषा का इतिहास, और इसका भी हम सामान्य सा परिचय यहाँ पर प्राप्त करेंगे हिंदी भाषा के इतिहास को लेकर के क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं मित्रों कि हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो किस तरह से हुई है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, इसको आप अच्छे से जानते हैं, और ईरानियों की देन है ये। ठीक है, ईरानियों की देन है और फारसी भाषा का शब्द है मित्रों ये हिंदी। और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के सिंधु शब्द के साथ में इसका संबंध जोड़ा जाता है। ठीक है, जब ईरानी भारत पर आक्रमण करने के लिए आए तो भारत का जो उत्तर पश्चिम का जो मार्ग है ये, इसी उत्तर पश्चिम के मार्ग से ही विदेशी आक्रांताओं ने भारत में प्रवेश किया। और जब ईरान के लोग यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आए तो भारत के उत्तर और पश्चिम में प्रवाहमान जो नदी है सिंधु नदी, उसी के साथ में हिंदी शब्द का संबंध जोड़ा जाता है। क्योंकि ईरानियों का जो उच्चारण था वो सा की ध्वनि का उच्चारण मित्रों हा में किया करते थे। तो इन्होंने इस सिंध को हिंद कहा, तो सिंध से तो बन गया क्या मित्रों, हिंद। और उच्चारण में आप अच्छे से जानते हैं कि जो महाप्राण की ध्वनि होती है वो अल्पप्राण ध्वनि में बदल जाती है। तो सिंध से बन गया था हिंद, और फिर सिंधु से क्या बन गया मित्रों, सिंधु से बन गया हिंदू, और जो सिंधी है सिंधी से बन गया है हिंदी। तो इस तरह से सिंध शब्द से या सिंधी शब्द से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। और हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है मित्रों, ये फारसी भाषा का शब्द है। और भाषा के स्तर पर हिंदी शब्द का प्रयोग 1424 ईस्वी में सरफुद्दीन यजदी ने किया है अपनी जफरनामा नामक पुस्तक में। तो इस तरह की बातें हम लोग कर चुके हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का इतिहास को लेकर के कि इसका इतिहास क्या रहा है भाषा को लेकर। तो मित्रों, जो भाषा है उसको हम जो है तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर यहाँ पर ये लिखी हुई है भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, सेकंड नंबर पर आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, और तीसरे नंबर पर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, अब जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। कई बार मित्रों ये भी पूछ लिया जाता है, समय को लेकर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तो प्राय इसमें आ ही जाता है। जिस जिस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी का भी इतिहास एक तरह से पूछ लिया जाता है। और वहां से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो सिलेबस से बाहर की बात पूछ ली गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा है इनका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। और मित्रों, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं हमारी, उनको भी हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक है वैदिक संस्कृत, एक तो क्या है मित्रों, वैदिक संस्कृत है, और दूसरे नंबर पर आती है लौकिक संस्कृत, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत का जो समय है वो क्या है, और लौकिक संस्कृत का समय है वो क्या है, वो मैं आपको बताऊं। देखो, वैदिक संस्कृत का जो समय है मित्रों वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व तक। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक संस्कृत का है, और वैदिक संस्कृत में मित्रों वेदों की रचना हुई है। ठीक है,
फिर लौकिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो लौकिक संस्कृत का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और 500 ईसा पूर्व तक। तो ये याद रखने की बात है कि वैदिक संस्कृत का समय क्या निर्धारित किया है और लौकिक संस्कृत का समय क्या निर्धारित किया गया है। तो इस समय को आप अच्छे से याद रख लेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना हुई है। ये बात भी आपको स्मरण रखनी है कि रामायण और महाभारत की जो रचना हुई है वो कौन सी संस्कृत में हुई है, वो हुई है लौकिक संस्कृत में। समय के विषय में आपको पता लग गया, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक संस्कृत का है और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो लौकिक संस्कृत का कहलाता है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत ये दो ही भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है या कौन सी भाषा नहीं आती। इस तरह के प्रश्न मित्रों पूछे जा सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बाद में सेकंड नंबर पर जब बात आती है तो सेकंड नंबर पर मित्रों हम किसकी बात करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं। यहाँ सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं, ये तो फर्स्ट हो गई हमारी, और सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय भाषाओं की। और जो मध्यकालीन भारतीय भाषाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय भाषाएं मध्यकालीन भारतीय भाषाओं का जो समय है, अगर सीधी सीधी बात करें हम, तो मध्यकालीन भारतीय भाषाओं का समय आता है मित्रों 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी तक। ये जो समय है ये मध्यकालीन भारतीय भाषाओं का आता है। और मध्यकालीन भारतीय भाषाओं के अंतर्गत हम तीन भाषाओं का अध्ययन करते हैं। एक है पूर्व प्राकृत, ठीक है, एक है प्राकृत, ठीक है, पूर्व प्राकृत है, एक प्राकृत है, ठीक है, या फिर इसको कह देते हैं प्रथम प्राकृत, इसको द्वितीय प्राकृत कह देते हैं, और इसको कह देते हैं हम तृतीय प्राकृत। तृतीय प्राकृत। पूर्व प्राकृत को मित्रों हम पाली कहते हैं। पूर्व प्राकृत का मतलब क्या है, पाली से है। प्राकृत का मतलब तो प्राकृत ही है। और तृतीय प्राकृत का मतलब होता है मित्रों अपभ्रंश से। इससे होता है, अपभ्रंश से होता है, अपभ्रंश, ठीक है। अब इनका जो समय है वो भी निर्धारित किया गया है मित्रों। पूर्व प्राकृत यानी कि प्रथम प्राकृत का जो समय है या पाली का जो समय है वो क्या रहा है, पाली का समय रहा है 500 ईसा पूर्व से लेकर के एक ईस्वी तक, ठीक है। और प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ये इनका समय है। और इनका समय पूछ लिया जाता है खूब, ये कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं है। पूछा जा सकता है कि पाली का समय क्या है, प्राकृत का समय क्या है, अपभ्रंश का समय क्या रहा है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें ये बात आगे आ रही है, ये आ गई। सेकंड नंबर पर मध्यकालीन भारतीय भाषाएं, ये आ गई मध्यकालीन भारतीय भाषाएं, ये सेकंड पॉइंट है, यानी दूसरे नंबर की भाषा है हमारी। और मित्रों मध्यकालीन जो भारतीय भाषाएं, इनका समय मैंने बता ही दिया था आपको, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। इसमें प्रथम प्राकृत जिसको कहते हैं हम पाली, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत के बोलते हैं, और तृतीय प्राकृत को मित्रों हम अपभ्रंश कह देते हैं। अब जो प्रथम प्राकृत है पाली, पाली का समय यहाँ दिया हुआ है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक। और द्वितीय प्राकृत का समय 1 ईस्वी से लेकर के और 500 ईस्वी तक। और तृतीय प्राकृत यानी जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं, उसे उसका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। पाली मित्रों वही है जिसमें बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ या उनके जो उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में है, पाली में है। और जैन धर्म के जो उपदेश हैं, जैन धर्म के जो उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में है,
वो प्राकृत में है, ध्यान रखने योग्य है। पाली में बौद्ध धर्म के, प्राकृत में जैन धर्म के। और तृतीय प्राकृत जो है वो अपभ्रंश है, जिसका समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है मित्रों? अपभ्रंश से हुआ है। अब यहाँ प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? विकल्प में आपको प्राकृत मिल जाएगा, विकल्प में आपको पाली मिल जाएगा, विकल्प में आपको अपभ्रंश भी मिल जाएगा। ठीक है, विकल्प में आपको अन्य भी भ्रमित करने के लिए कुछ भी रखा जा सकता है। तो आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हैं उनका विकास अपभ्रंश से हुआ है और इनका समय 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक माना जाता है। ये भाषा का तीसरा प्रकार है। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय भाषाएं और आधुनिक भारतीय भाषाएं। ठीक है, और आधुनिक भारतीय भाषाओं का समय हो ही गया है। और आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है मित्रों वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश में भी मुख्य रूप से 2 अपभ्रंश इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। एक तो होता है शौरसेनी अपभ्रंश और एक होता है अर्धमागधी अपभ्रंश मुख्य रूप से। और यहां से प्रश्न आते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? प्रश्न यहां से ही पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। ठीक है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ चूंकि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं मित्रों, और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी भाषा से संबंधित मोटी मोटी सी इतनी ही जानकारी हमारे लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछ जाते हैं। और बता भी दिया, समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो उद्भव और विकास है वो किससे हुआ है मित्रों? वो हुआ है अपभ्रंश से, जो आपको भूलना नहीं है। और अपभ्रंश का समय मैंने बता ही दिया है, 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक। ठीक है, ये इस अपभ्रंश का समय है। भाषाओं के विकास का क्रम भी यहाँ पर रख दिया गया है। कई बार नेट में, सेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है। तो भारतीय भाषाओं के विकास का क्रम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद में फिर कौन सी संस्कृत है मित्रों? वैदिक संस्कृत के बाद में आती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश में 2 अपभ्रंश मुख्य हैं, शौरसेनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, इसका समय आपको बता ही दिया है मैंने, एक बार पुनः बता देता हूं। वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक है। लौकिक संस्कृत का समय भी बता दिया मैंने आपको, 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 500 ईसा पूर्व तक है। पाली का समय भी बता चुका हूं मित्रों, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक है। प्राकृत का समय भी बता दिया है, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। और अपभ्रंश का जो समय है मित्रों वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। और इस अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, जो हिंदी के उद्भव और विकास के लिए उत्तरदायी हैं। 2 अपभ्रंश इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, जिसमें एक तो आता है आपका शौरसेनी अपभ्रंश और दूसरा आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। आगे बढ़ते हैं मित्रों, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये देखिए आप, यहाँ भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के उद्देश्य से इस तरह से लिख दिया है अपभ्रंश। इसमें शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। और जो अर्धमागधी अपभ्रंश है मित्रों, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, इसको भूलने की आवश्यकता नहीं है आपको। शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी। शौरसेनी शब्द कैसे लिखा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी की ये 5 बोलियां हैं, कौन कौन सी मित्रों? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी,
बुंदेली और बांगरू। ठीक है, ये याद रखनी है क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, या कन्नौजी किस बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी का विकास, जिसमें आप देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन जो हैं ये पूर्वी हिंदी के लिए उत्तरदायी हैं। ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस तरह से मित्रों ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को लेकर के एक सामान्य सी परिचर्चा हमारे माध्यम से यहाँ पर हुई है, और निश्चित रूप से ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए लाभान्वित है। ठीक है, अच्छी रहेगी। सभी मित्रों को नमस्कार। जानकारी कैसी रही, आगे फिर मिलता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास का शुभारंभ करेंगे हम आगे। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी रही हैं, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के जो स्रोत हैं, ठीक है, उन स्रोत ग्रंथों की बात करेंगे हम, और उसके बाद में अपना काल विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का सनही सनही विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, सभी मित्रों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों।